जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोग को आज फिर हम आधुनिक भारत की ओर लेके चलते हैं, जिसमें चल रहा था 1857 ईस्वी का विद्रोह। जिसमें पहला वीडियो में हमने 1857 के विद्रोह का कारण पढ़ाए थे, किस कारण से 1857 का विद्रोह की शुरुआत हुई थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम फिर विद्रोह का शुरुआत एवं प्रमुख स्थल पे बात आज करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें कुछ बहुत सारे फैक्ट लिखाया गया है जो कि परीक्षा उपयोगी होगा, खास करके शिक्षक भर्ती टीयर 4 के लिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 एवं 11, 12 टीचर के लिए रामबाण साबित होगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को रीड करें। हम बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कारण को जरूर देखें, तब आप समझेंगे। पार्ट 1 हमने चढ़ा दिया है, पार्ट 2 देखिए। आज का है कि 1857 ईस्वी के का महाविद्रोह के प्रमुख स्थल की बात करेंगे। 1857 ईस्वी के महाविद्रोह के प्रमुख स्थल पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले 1857 ईस्वी के महाविद्रोह के प्रमुख मुख्य केंद्र जो था वो दिल्ली था। क्या था? दिल्ली था। साथियों, आपके जेहन में एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर 1857 ईस्वी का विद्रोह शुरुआत कब और कैसे हुई थी। तो चलिए उसी पर हम आज विस्तार से बात करेंगे और इसको आप ध्यान में रखेंगे। हमने यहाँ लिख दिया है कि कैसे शुरू हुआ विद्रोह, इस महाविद्रोह का आगाज कैसे हुआ, इस महाविद्रोह का बवेला कैसे शुरू हुआ, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। साथियों, इस महाविद्रोह को जानने के लिए आपको सर्वप्रथम विद्रोह का आप लोग अगले वाले वीडियो में पिछले वाले वीडियो में तत्कालिक कारण को जरूर देखें, उसी का हम फिर रिकॉल करते हैं। साथियों, घटना है 1856 ईस्वी की। ब्रिटिश शासन तंत्र में जो है सैनिकों के लिए एक बहुत सा बड़ा बदलाव हुआ। खास करके सैनिक के पास पहले जो राइफलें थी वो पुरानी राइफल थी, जिसको ब्राउन बैक्स राइफल कहा जाता था। ब्राउन बैक्स राइफल कहा गया या होती थी ब्राउन बैक्स राइफल। लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ। आज भी मोबाइल का पहले फीचर क्या है, दिनों दिन नए नए फीचर के साथ। तो ये पुरानी वाली राइफल थी। इसी के स्थान पर एक नई राइफल आई। उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। ये नए फीचर के साथ ये राइफल थी, काफ़ी कारगर राइफल थी ये एनफील्ड। लेकिन इसमें एक बात ये थी कि इसमें जो कारतूस का प्रयोग होता था, उसको कारतूस का जो थैली था उसका मुंह से काटना पड़ता था। और मुंह से काटना पड़ता था तो उस थैली के मुंह को मुलायम बनाया जाता था, और मुलायम बनाने के लिए उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। ये बात जो है धीरे धीरे लीक हो गई। लीक जब हुई तो धीरे धीरे फैलने लगी और आग की तरह फैल गई कि ये जो नई वाली इनफील्ड राइफल है, इसमें कारतूस के जो थैली की मुंह है वो उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिलाकर बना हुआ। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वो जो मुंह से काटने में थोड़ा जल्दी फट जाए, उसके लिए उसे ग्रीच कर मुलायम बनाया जाता था। तो मुलायमता के लिए जो है उसमें चर्बी, गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जो कि दोनों धर्म के सैनिकों के लिए काफ़ी धार्मिक दृष्टि से काफ़ी उद्वेदन वाला दृश्य था, चाहे हिंदू सैनिक हो और मुसलमान सैनिक। साथियों, बंगाल सेना में लगभग 75,000 सैनिक तो अवध के थे, 1,32,000 में, और बाकी बात सभी उत्तरी बिहार के थे, जो भूमिहार क्षत्रिय, भूमिहार ब्राह्मण हुआ करते थे। जब ये बात आग की तरह फैली कि कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी है, तो क्रांतिकारियों में काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ, काफ़ी विरोध उत्पन्न हुआ और बवेला यहाँ से शुरू हुआ।
सबसे पहले 23 फरवरी 1857 ईस्वी की घटना है, जिसमें 19वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने इस कारतूस को खोलने से इनकार कर दिया। सबसे पहले 19वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने इस कारतूस को लेने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ धार्मिक दृष्टि से उसमें दो प्रकार के सैनिक, हिंदू भी रहते थे और मुस्लिम भी रहते थे। उसके लिए ये बहुत ही धार्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक आधार पे ये उसका मनोभाव को बिगाड़ने वाला बात था। इसके बाद जो है फरवरी 1857 को 19वीं रेजिमेंट के सैनिक ने ये कारतूस को खोलने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो किसी तरह ये बात को दबाकर ये जो रेजिमेंट है इसको जो है कैंसिल कर दिया गया। इस रेजिमेंट को भंग कर दिया अंग्रेजों ने। लेकिन बात तो कहीं चिंगारी की तरह, आग की तरह सुलग चुकी थी। उसी में घटना है 23 फरवरी को 19वीं रेजिमेंट के सैनिक इनकार किया और इसे कोर्ट मार्शल लगा कर इसे भंग कर दिया गया। उसके बाद 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में एक 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे, जब इन्हें कारतूस लेने को कहा गया तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया और इन्होंने काफ़ी विरोध किया गया। परीक्षा के दृष्टिकोण से साथियों यहाँ ये सवाल आता है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे, कहाँ से थे? तो ये बैरकपुर छावनी से थे और ये 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। मंगल पांडे ने जब कारतूस लेने से का विरोध किया तब क्या हुआ, उसके जो सार्जेंट थे उसका नाम ह्यूरसन था, उसको उसने हत्या कर दिया मंगल पांडे। ह्यूरसन फिर इसको जब पकड़ना चाहा लेफ्टिनेंट बाग, उसके बाद बाग को भी मंगल पांडे ने इसको लेफ्टिनेंट बाग को भी हत्या कर दिया। साथियों पूछा जाता है कि मंगल पांडे ने किस दो अंग्रेज ऑफिसर की हत्या किया, जिसमें सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दिया। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को कोर्ट मार्शल हुआ। सैनिकों के लिए कोर्ट मार्शल होता था। कोर्ट मार्शल जब हुआ तो मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। तो मंगल पांडे को फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दिया गया। लेकिन साथियों बहुत से विद्वानों का, बहुत से पुस्तकों का अलग अलग मत है। कहीं ये भी बात होती है कि मंगल पांडे को उसके जो साथी सैनिक थे सभी को कोर्ट मार्शल के तो करके उसे तोप से उड़ा दिया गया था। हर राइटर की बुक की अलग अलग मान्यता, लेकिन लगभग बुक में फांसी की सज़ा, NCERT रोमिला थापड़ की बुक में भी ऐसी बात लिखी हुई कि फांसी की सज़ा उसे दे दी गई। उसके बाद ये विद्रोह जो है मेरठ की ओर बढ़ा। मेरठ 10 मई 1857 मेरठ उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान पड़ता है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे बंगाल सेना का सैन्य मुख्यालय था। बंगाल सेना का सैन्य मुख्यालय था जिसको डलहौजी के समय बनाया गया। डलहौजी के समय बंगाल सेना का मुख्यालय जो है मेरठ में ही था। तो जब ये धार्मिक उन्माद के रूप में ये जब बातें चिंगारी की तरफ फैली तो साथियों 10 मई 1857 मेरठ, जहाँ 3 NC पैदल, जिसे थर्ड एनसी मतलब नेटिव कैवेलरी यानी घुड़सवार। थर्ड नेटिव कैवेलरी, तीसरी घुड़सवार जो सैनिक का रेजिमेंट था, इसने क्या किया, 90 सैनिक इसमें थे कैवेलरी में। ये
जिसे घुड़सवार सैनिक कहते हैं, इस सैनिक ने कारतूस लेने से सीधा मना कर दिया और विरोध किया ये कारतूस, चर्बी वाले कारतूस को लेने से। उसके बाद जब मना किया, इसमें कुल 90 सैनिक थे। 2 प्रकार के थे, एगो घुड़सवार सैनिक और एक पैदल। पैदल सैनिक को इन्फेंट्री सैनिक कहा जाता था। तो उसकी जो रेजिमेंट का नाम था 20वीं इन्फेंट्री, 20वीं NI। तो विरोध कर दिया, जिसमें 90 सैनिक थे नेटिव कैवलरी में। विरोध करने के बाद 85 सैनिक को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों का सैनिकों ने, अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजी के ऑफिसर ने। उसके बाद उस पर कोर्ट मार्शल किया गया। कोर्ट मार्शल में 85 सैनिकों को 10 वर्षों की सज़ा दी गई और उसके बाद उसे वहाँ से जेल ले जाया जा रहा था। तो जेल ले जाने के क्रम में जो है काफ़ी विरोध सैनिकों ने किया उसका, और उसके साथी भी उन्हें देख रहे थे, जिसमें पैदल भी सैनिक थे। तो विरोध करने के बाद वह अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे थे, ये चोर है, बेईमान है, ये क्रूरता से शासन कर रहे हैं, जूते फेंक रहे थे गुस्से से। और उसके साथी भी देख रहे थे और समझ रहे थे कहीं न कहीं भारतीय सैनिक, इस सैनिक पे, भारतीय जो सेना थे, कहीं न कहीं इसके साथ गलत हो रहा है, जारताई हो रहा है। लेकिन उसे सभी को जेल में डाल दिया गया। परंतु जो बचे हुए सैनिक, जिसने इस लीला को देखा, जिसने इस घटनाक्रम को देखा, उसे मन नहीं लग रहा था। कहीं न कहीं उसे माइंड में ये अपसेट हो चुका था, माइंड में सेट हो चुका था कि ये मेरे सैनिकों के साथ गलत किया है। मन नहीं लगने के कारण समीप में मेरठ जो मार्केट थी वहीं पे, तो वहाँ के लोकल लोग डेली चाय पान पीने आते थे, तो सभी दुकानदार से जान पहचान थी। लेकिन ये बातें वहाँ के लोकल लोगों में पता चल गई। उस समय के मुरादाबाद के जज ने लिखा है, जिसका नाम था जेसी विल्सन। लिखा है कि महिलाओं ने कहा छी। जब वो सैनिक मार्केट आए तो लोकल जो मेरठ की दुकान आसपास की महिला थी, सैनिकों को हेत दृष्टि से देखा, कहा छी, और कहा तुम्हारे भाई जेल खाने में है और तुम्हें जाने पर धिक्कार है। सिपाहियों, ये जो बातें, कहा तुम लोग का भाई जेल खाने में गया और तुम लोग यहाँ मस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो। ये बात सैनिकों के जेहन में गया, जिससे सैनिक ने आग बबूला हो गया और सिपाहियों में जोश हाय हो गया। और उसने वहाँ से गया और मारते पीटते अंग्रेजी से अफसरों को, उसके बाद जो शस्त्र खाना था उसको लूटा, वहाँ से राइफल लूटा। उसके बाद जो जेल में सैनिक थे उसको छुड़ाया। उसके बाद जो भी ब्रिटिश अफसर थे, कोई खेल रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, उसे पहले शूट आउट किया। ये घटना आपको 10 मई 1857 की है, शाम की रात की घटना है। उसके बाद सैनिकों ने प्लान किया, अब क्या किया जाए। उसके मन में आया कि दिल्ली की तरफ चला जाए, क्योंकि मेरठ और दिल्ली के बीच फासला कम है। और उस समय जो है दिल्ली में मुगल अंतिम बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे, वो लाल किला में अंग्रेजों ने उसे नज़रबंद करके रखा था। परंतु यहाँ के सैनिकों में, जेहन में, राजा कहीं ने कहा कि राजा बहादुर शाह जफर नहीं है। उसने कहा पहले उसको एक मुखौटा की तरह हम खड़ा करें। वहाँ से सभी सैनिक, इन्फेंट्री या कैवलरी वाले, घुड़सवार, पैदल सैनिक मेरठ, दिल्ली की ओर मेरठ से कूच गए। और ये 11 मई को 1857 को दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार में गए। मुगल बादशाह जब ये रातों रात जब निकले तो दिल्ली जाते जाते काफ़ी सुबह हो चुका था। और अभी जिस प्रकार रमज़ान का मौसम था, रमज़ान का समय था,
बहादुर शाह जफर शहरी जो होता है सुबह का शहरी वो करने के लिए उठे थे। तो ये जो इन्फेंट्री और कैवलरी वाले सैनिक थे, उसने लाल किला, जो यमुना नदी था वो लाल किला के लगभग नज़दीक ही बहती थी, अब तो उसका बहाव क्षेत्र दूरी चला गया है। तो पीछे से जब देखा बहादुर शाह जफर तो कुछ हलचल हुई। पहले तो जो घुड़सवार सैनिक और इन्फेंट्री आ रहे थे, चेक पोस्ट था वहाँ जो ऑफिसर था उसको हत्या कर दिया। उसके बाद पीछे से जब देखा बहादुर शाह जफर तो उसको सभी सैनिकों ने सैल्यूट कर। लेकिन बहादुर शाह जफर ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग कौन हैं। उसने अंग्रेजी अधिकारी को, क्योंकि उसी के निगरानी में थे, कहा कि सभी कुछ पीछे की ओर हलचल हो रहा। उसके बाद इतना बोलने के बाद अंग्रेजी अफसर ने कहा सब गेट बंद करो। लेकिन तब तक घुड़सवार सैनिक सभी गेट लगभग बंद हुआ। एक गेट खुला था और घुड़सवार सैनिक तत्काल तुरंत आगे वाले गेट से घुसा और पीछे का भी गेट खोल दिया। उसके बाद लाल किला में इन्फेंट्री वाले पैदल सैनिक भी घुस गए और बहादुर शाह जफर को यहाँ तक समझ नहीं आया, क्योंकि उस समय सूचना का साधन नहीं था, टीवी नहीं था। तो उसे भी जब अंदर गया, अब बहादुर शाह जफर तो सैनिकों के चंगुल, विद्रोहियों के चंगुल में आ गए। अब वो एक मुखौटा थे और विद्रोहियों ने उसे फिर से एक राजा के रूप में माना। और कहा जाता है कि 11 मई 1857 को दिल्ली का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। ये विद्रोही इसको कब्जे में ले लिया और इसको हुमायूं के मकबरा में ले चल गया। विद्रोह की ज्वाला वहाँ भड़क उठी। उसके बाद दिल्ली पे, पूरी दिल्ली पे जहाँ भी जो भी चीज़ें थी उस पर सैनिकों ने मार कर, पीट कर, हत्या कर कर, अंग्रेजी अधिकार को लूट कर जो है अपना अधिकार किया। जिसमें दिल्ली के उसमें कर्नल थे रिफले, उसको हत्या करके दिल्ली पे अधिकार कर लिया। फिर लेफ्टिनेंट बिलोबी जो दिल्ली शस्त्रागार के कार्यवाहक था, उससे भी युद्ध किया। कुछ देर के बाद युद्ध इससे भी जीत लिया, इसे भी मारकर जो है इस पे अधिकार कर लिया। धीरे धीरे बात हिंदुस्तान के हर कोने में पेट्रोल की आग की भांति फैल गई। धीरे धीरे विद्रोह की ज्वाला लखनऊ में सुलगी, बिहार में पटना, बाबू कुंवर सिंह के जो क्षेत्र थे, झांसी में इस तरह ज्वाला भड़कने लगी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया जिसका नाम था निकोलसन, साइमन फेजर और निकोलसन, 2 अधिकारी। लेकिन ये विद्रोहियों से ये दोनों महानुभाव मारे गए। उसके बाद जो है हडसन को भेजा। हडसन इसमें सफल रहा। लेकिन जब बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट फिर से घोषित विद्रोहियों ने किया तो मुगल बादशाह ने अपना सेनापति जो है बख्त खां को अपना सेनापति घोषित किया, जिसने बरेली में सैनिकों का नेतृत्व किया था। साथियों, बरेली के सैनिकों का नेतृत्व पूछा जाता है कि किसने किया, तो यही बख्त खां, इसी को बुलाया गया और बख्त खां को मुगल बादशाह बहादुर जफर का सेनापति घोषित किया और इसी के निगरानी में, इसी के अगुवाई में विद्रोह की शुरुआत हुई। थोड़ा सा बख्त खां के बारे में हम जान लें। बरेली के सैनिकों का नेतृत्व कौन किया था, तो बख्त खां। ब्रिटिश सेना में वे तोप खाने के मामूली सूबेदार थे। कौन? बख्त खां। ये छोटी सी नौकरी करते थे ब्रिटिश हुकूमत में, जो तोप खाने का सूबेदार हुआ करता था। और उसके बाद बरेली के सैनिकों का नेतृत्व किया और बख्त खां के नेतृत्व में विद्रोहियों ने विद्रोह किया और मुखौटा की तरह जो है बहादुर जफर राजा भारत के सम्राट के रूप में रहे। लेकिन जब हडसन को ये जिम्मेदारी विद्रोह को दबाने के लिए कहा गया तो फिर दिल्ली की तरफ हडसन आए और सबसे पहले सम्राट के 2 पुत्र, जिसका नाम था मिर्जा मुगल, दूसरा पुत्र का नाम था मिर्जा ख्वाजा, पोता था अबू बकर, जिसको अंग्रेजों ने हडसन के द्वारा, अंग्रेजी सैनिकों ने इसे गिरफ्तार कर लिया गया और लाल किला से गिरफ्तार किया गया और उसे पकड़ के अंग्रेज सैनिकों ने, इसमें
भारतीय सिख रेजिमेंट के भी, गोरखा रेजिमेंट के भी जवान थे। इसको शूट किया, ये तीनों को पहले शूट कर दिया, उसके बाद इसका गर्दन को काट कर थाल में रख के बहादुर शाह जफर को उपहार के रूप में दिया। कैसा ये क्रूर दृश्य होगा, आप सोचिए। उसके बाद 20 सितंबर 1857 ईस्वी को बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर को बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया। 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आज क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह को निर्वासित कर रंगून भेजा गया, तो यही थे बहादुर शाह जफर। एक बहुत बड़े शायर थे ये कविता लिखते थे, गज़ल लिखते थे। ये इनकी शायरी एक से एक हुआ करती थी। ब्रिटिश के गोलियों से भी देखी डंठ तीखी थी इनकी शायरी, जिन्हें रंगून में भेजा गया, जिसके संबंध में प्रसिद्ध विद्वान का कथन है कि ऐसा बदनसीब बादशाह जिसको अपनी मातृभूमि में दफन के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुआ। साथियों, ये बहुत मार्मिक कथन है। कहा ऐसा बदनसीब बादशाह जिसको अपनी मातृभूमि में दफन के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुआ। जिसे हिंदुस्तान से प्यार था, उसे ऐसा दिन आया कि उसके मातृभूमि में उसके दफन के लिए, उसकी मिट्टी के लिए 2 गज जमीन भी नहीं नसीब हुआ। बदनसीब बादशाह कौन था, पूछा जाता है बहादुर शाह जफर। तो ये रही कहानी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार फिर से, और इस वीडियो को जरूर देखिए। और कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर करें, जरूर करें। और इसके बाद आज तो विद्रोह का ओनली फॉर बहादुर शाह जफर की हम बात की है, लेकिन विद्रोह हिंदुस्तान के सब धीरे धीरे पूरे क्षेत्रों में फैल चुकी थी, जिसमें मुख्य क्षेत्र पर हम बात करेंगे, जिससे परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जगह की बात करें जिसमें नाना साहब की बात करेंगे, झांसी की रानी की बात करेंगे, टाटिया टोपे की बात करें, हजरत महल की बात करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम विद्रोह के प्रमुख स्थल पे विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। गुड नाइट।